हेलो दोस्तों, क्रैक नेक्स्ट विद अंकित सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ का ये फोर्थ चार्ट है। इससे पहले हम आपका 2 रिस्पिरेटरी मेडिसिन के कंप्लीट कर चुके हैं और एक आपका जो कार्डियोलॉजी के अंदर बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चार्ट के अंदर जो आपकी अप्लाइड डिजीज़ है कार्डियोलॉजी के अंदर, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर या नीट पीजी के अंदर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप बहुत कम टाइम के अंदर रिवाइज कर सकते हो। और इस चार्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसका जो इमेज है वो डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको याद करने के लिए हेल्प होगा रिवाइज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, जूम करते हैं और स्टार्ट किया जाए। तो नंबर 1 डिजीज़ आती है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। देखिए वाल्वुलर में कितनी वाल है आपकी हार्ट के अंदर। एक आपकी जो मिट्रल वॉल, ट्राइकैप्सिड वॉल है, एक आपका पल्मोनरी और एरोटिक, 4 होती हैं। लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो लेफ्ट साइड की जो वाल्वुलर वॉल है उनके अंदर जो डिजीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक तो मिट्रल वॉल के रिलेटेड, एक आपका एरोटिक। ठीक है, ये 4 आपको मेन पढ़ना है और जो बाकी हैं उनको इतना उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आपका MS मतलब मिट्रल स्टेनोसिस, MR मतलब मिट्रल रीगर्जिटेशन। तो आपका स्टेनोसिस मतलब आपकी जो नॉर्मल ओपनिंग होता है उसकी आपकी नैरो हो जाती है। रीगर्जिटेशन मतलब आपका जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है आपका एट्रिया से लेकर वेंट्रिकल में, लेकिन वाल में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से उसका बैक फ्लो होता है, जिसकी वजह से रिगर्जिटेट बोलते हैं हम उसको, रिगर्जिटेशन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना। ठीक है, इनका मतलब ये होता है। उसके बाद आता है कि इन दोनों का मोस्ट कॉमन कोज MCC। तो इसका इन दोनों का मोस्ट कॉमन कोज होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आपका मोस्ट कॉमन कोज होता है। उसके बाद सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपका देखिए, सबसे 3 आपको याद रखने हैं मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर। सबसे अर्लीस्ट होता है डिस्पनिया, मतलब आपको सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से होता है? जो आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका एट्रिया के अंदर ज़्यादा ब्लड है, वो वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा सबसे पहले। उसके बाद आपका सेकंड आता है हिमोप्टिसिस। वो किसकी वजह से होता है? ब्रोंकियल वेन के थ्रू आपका हिमोप्टिसिस होता है। और लास्ट आपका जो लेट मैनिफेस्टेशन सिम्टम है वो आता है स्वेलिंग क्यों? क्योंकि जो आपका एट्रिया है, लेफ्ट एट्रियम, इसके अंदर आपका प्रेशर ज़्यादा है, उसकी वजह से जो सिस्टमिक वेन है ना उसके अंदर बाद में प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपका स्वेलिंग होती है। ठीक है, ये आपके थे मिट्रल स्टेनोसिस के। उसके बाद आपका मिट्रल रिगर्जिटेशन। नंबर 1 आपका सबसे पहले होता है पाल्पिटेशन, स्टार्टिंग अर्लीस्ट, क्योंकि सबसे पहले आपका रिगर्जिटेशन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर है ना, उसको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी वजह से पाल्पिटेशन आता है। और बाद में आपका उसकी वजह से आपका लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बाद में बढ़ता है। तो डिस्पनिया इसकी लेट फीचर है। ठीक है, इन दोनों से ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है S2 आपका, इसके अंदर वाइड स्प्लिट, इसके अंदर भी वाइड स्प्लिट। ठीक है, और लास्ट वीडियो के अंदर हम देखा था कि कैसे हम बाकी हेड साउंड को याद कर सकते हैं। मोमर इसके अंदर मिड डायस्टोलिक, इसके अंदर पेन सिस्टोलिक। डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा, MCQ के अंदर इन दोनों का हिंट दिया जाता है कि आपका इस मिड स्टोलिक मरमर मिल रही है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। तो आपको ऐसे एक कुछ पॉइंट ढूंढने होते हैं क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको डायरेक्ट से पूछोगे। उसके बाद ECG में आपका 3 आएंगे। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होता है, उसके बाद आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, फिर आपका राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। ठीक है, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग चेंज हैं वो आपकी ECG के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहले चेंज होता है लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, ये आपकी ECG के चेंज थे। और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इसका जो मेन कंजर्वेटिव भी होता है, लेकिन जो सर्जरी की जाती है जब आपके सीवियर केस हो जाता है तो होती है परक्यूटेनियस बैलून वाल्वोटोमी। यदि ये आपका पॉसिबल नहीं है तो हम मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं। ऐसे ही इसका सर्जरी होती है मिट्रल वॉल रिपेयर, लेकिन यदि ये पॉसिबल नहीं है तो मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट। लेकिन इन दोनों को आपको याद रखना है। उसके बाद आता दोस्तों नेक्स्ट एरोटिक स्टेनोसिस, एरोटिक रिगर्जिटेशन।
इसका मोस्ट कॉमन कोज कैल्सिफिकेशन, इसका आपका एज रिलेटेड डिजनरेशन। सिम्टम इसके आपको याद रखने हैं, सबसे पहले एंजाइना, फिर सिंकोप, फिर आपका डिस्पनिया। इसके अंदर सबसे पहले एंजाइना, डिस्पनिया लास्ट में, लेकिन इसके अंदर सिंकोप है बीच का, इसके अंदर पाल्पिटेशन है। ये पहले वाला होता है जब आपको लेफ्ट वेंट्रिकल का वर्क ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपका एंजाइना मतलब चेस्ट पेन। उसके बाद डिस्पनिया आपका लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर जब इंक्रीज होता है लास्ट में और बीच में, ये कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से। उसके बाद S2 के अंदर रिवर्स स्प्लिट मिलता है, इसके अंदर ओनली सिंगल आपका साउंड मिलेगी, वो होगी सिंगलर पी मतलब पल्मोनरी वाली पार्ट आपका प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एक आपको आता है ऑस्टिन फ्लिंट मरमर, ये आपको मिलती है एरोटिक रिजिटेशन के अंदर। पल्स कौन सी मिलती है इसके अंदर, पार्वस एटार्डस, और इसके अंदर पल्स मिलेगी बाइस्फेरियंस पल्स इसके अंदर मिलती है। ECG के अंदर सबसे पहला LVH मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, उसके बाद लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ऐसे ही आपका इसके अंदर सेम ऐसे ही आपका ईस का चेंज होता है। प्रीफर्ड सर्जरी के अंदर दोनों के अंदर एरोटिक वॉल रिप्लेसमेंट आपकी प्रीफर्ड सर्जरी की जाती है। उसके बाद आपका जो बाकी बच गए थे राइट साइड के ट्राइकप्सिड रिगर्जिटेशन, ठीक है, स्टीनोसिस है दोस्तों, सॉरी स्टीनोसिस, आपका ट्राइकप्सिड रिगर्जिटेशन, आपका पल्मोनरी स्टीनोसिस एंड पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, इनके कॉमन कोज पता होने चाहिए आपको। इसका रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है। TR का आपका राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन, जिसका कोरपरनोलेल कॉमन कोज होता है। पल्मोनरी स्टीनोसिस का कंजेनाइटल, और PR का मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसके कॉमन कोज हैं। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा लेफ्ट साइड वाले ही डिटेल के अंदर पढ़ने हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, यदि हम वोल्वुलर हार्ट डिजीज़ है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी कंडीशन आती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसके अंदर आपको क्या 3 चीज़ें पता होने चाहिए, मॉडिफाइड ड्यूकेज क्राइटेरिया, इम्यूनोफिनोमिना एंड वस्कुलर इवेंट्स। तो मॉडिफाइड ड्यूकेज क्राइटेरिया के अंदर 2 मेजर और 5 माइनर होते हैं, ठीक है, वो आपको बुक से पढ़ने हैं कि कौन से 2 हैं, कौन से 5 माइनर हैं। और डायग्नोसिस हम करेंगे या 2 मेजर हो या एक मेजर या 3 माइनर या सभी 5 माइनर, ठीक है। इन क्राइटेरिया को पता होना चाहिए कौन से क्राइटेरिया होते हैं। इसके बाद इम्यूनोफिनोमिना, इसके कैसे याद कर सकते हो, RROG, ठीक है। तो R मतलब रोमेटिक R इफेक्ट प्रेजेंट होगा, रोथ स्पॉट मिलेगा, ओसलर नोड मिलेगा, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसके अंदर मिलता है। तो 4 चीज़ें डायरेक्ट MCQ पूछा जाता है। वस्कुलर इवेंट के अंदर मायोटिक एन्यूरिज्म एंड जो जेनुइन लीजन होती है पाम के अंदर, वो इसकी एक फीचर होती हैं, ठीक है। इन दोनों को आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर MCQ का रोल आता है। आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर जो रिवाइज्ड जोन क्राइटेरिया होते हैं ना, वो भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी 3 टाइप की होती हैं, डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव। डायलेटेड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो कम हो जाती है, इसके अंदर सेप्टल का हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटलेट है ना उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और ये आपका रेस्ट्रिक्टिव के अंदर रिलैक्सेशन, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कैसे समझोगे, सिस्टोल और डायस्टोल फंक्शन होते हैं। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिस्टोल फंक्शन कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है तो डायस्टोल नॉर्मल होता है। इसके अंदर हाइपरट्रोफी की वजह से सिस्टोल तो ज़्यादा होगा, ट्राई करेगा कंपनसेशन के लिए, लेकिन डायस्टोल आपका सेप्टल हाइपरट्रोफी की वजह से रिलैक्सेशन के जो नॉर्मल डायस्टोल होता है ना वो कम हो जाएगा। सेम ऐसे इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। इसके अंदर एक आता है टैको-टसुबो सिंड्रोम, जिसको हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। ये आता है आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर। HOCM के ट्रायड आपको पता होना चाहिए, डिस्पनिया, सिंकोप और एंजाइना। और ये आपके रिस्ट्रिक्टिव किसकी वजह से होता है, इन्फिल्ट्रेशन और फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। एक नेक्स्ट कंडीशन आती है मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। ये किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ टाइप 3 कोलेजन इन मिट्रल वॉल लीफलेट, ठीक है। इसकी मेन कोज होता है मिट्रल वॉल प्रोलैप्स का। इसके अंदर क्या होगा, पेपिलरी मसल स्ट्रेच होंगी, उसकी वजह से आपको चेस्ट पेन होगा, उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन पाल्पिटेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, तो इस कैसे हम बताएंगे कि मिट्रल प्रोलैप्स का केस है। इको के अंदर यदि प्रोलैप्स मोर देन 2 mm मिलता है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका मिट्रल वॉल प्रोलैप्स का केस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक।
एक्यूट के मोस्ट कॉमन कोज एक्यूट एमआई, एरिथमिया, हाइपरटेंशन, इमरजेंसी, ठीक है। और क्रोनिक के आपको दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिस्टोलिक टाइप होता है, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक के अंदर आपका मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम है तो आपको इजेक्शन फ्रैक्शन होता नहीं है, वो कम हो जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं इसको रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इसका कोज होता है सिस्टोलिक का डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और आपका लेट स्टेज ऑफ AS AR MR, ठीक है, उसके आपके सिस्टोलिक का केस आता है। डायस्टोलिक के अंदर HOCM और RCM, हाइपरट्रोफिक और रेस्ट्रिक्टिव, ये आपके कोज होते हैं एक्यूट और हाइप क्रोनिक के। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो मैनेजमेंट है ना, उसका प्रोटोकॉल है, आपको एक क्लासिकल प्रोटोकॉल, एक चार्ट मिलेगा आपको हैरिसन के अंदर भी, वहीं पर भी आपको वो पढ़ना होगा, कई बार मैनेजमेंट पे भी आपका आता है, तो इसको मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, इसकी मैनेजमेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट हम नहीं लिख सकते थे इसलिए हमने नहीं लिखा। उसके बाद आता है पेरिकार्डियल डिजीज़। पेरिकार्डियल डिजीज़ क्या होता है कि एक एक्यूट इसकी स्वेलिंग हो जाती है पेरिकार्डियम की, तो उसे बोलते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसकी एक ECG फीचर होती है क्लासिकल मोस्ट स्पेसिफिक, वो होती है स्पोडिक साइन। मतलब देखिए ये आपका जो PR सेगमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, आपका ये वाला जो ST सेगमेंट है वो ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ से T और P के बीच में ऐसे, तो इसको क्लासिकल साइन बोलते हैं, स्पोडिक साइन। यदि ये ठीक, इसका क्या फर्दर स्क्विली हो सकता है, नंबर 1 स्क्विली हो सकता है कि आपका रिकवरी कंप्लीट हो जाए। सेकंड आता है आपका जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन, आपका सेकंड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है यदि इसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो। उसके बाद दोस्तों यदि ये रैपिड होता है, दोस्तों रैपिड होता है तो आपका ये आपका कार्डिक टेम्पोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कार्ड टेम्पोनाइड के अंदर कंप्रेसिव शॉक होता है। एक इसकी ऐसे ही कॉम्प्लिकेशन होती है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मतलब जो आपके पेरिकार्डियम है उसके अंदर कुछ डिपॉजिट हो जाता है और वो आपका रिलैक्सेशन नहीं होने देती है, तो फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन, इसके अंदर आपका कंप्रेशन नहीं होता है एक्सटर्नली, ठीक है। इसके अंदर इसकी वजह से आपका शॉक भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अंदर शॉक है, इसके अंदर शॉक प्रेजेंट नहीं है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कॉस्मल साइन होता है वो आपका, कॉस्मल साइन इसके अंदर एब्सेंट रहता है और कंस्टिट्यूटिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों ECG आपका, इसके अंदर जो क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी इलेक्ट्रिकल अल्ट्रेंस, और आपका ये नॉन स्पेसिफिक ECG फाइंडिंग मिलती है। ट्रीटमेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम पेरिकार्डियल डिफ्यूजन या टेम्पोनाइड के अंदर करते हैं, और आपके पेरिकार्डियोटोमी आपका कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर करते हैं। और इसके बाद चेस्ट ट्रॉमा केस है, उसके अंदर जुगुलर वेन प्रेशर ज़्यादा है, BP कम है, उस केस में आपका यदि हेड साउंड एब्सेंट है तो मतलब वो केस है टेम्पोनाइड का, यदि उसके अंदर ब्रेथ साउंड एब्सेंट है मतलब वो केस है टेंशन न्यूमोथोरैक्स का। JVP ज़्यादा, BP कम और हेड साउंड एब्सेंट या कम, तो उन तीनों को मिला के एक ट्रायड बोलते हैं, बेक्स ट्रायड, ये प्रेजेंट होती है टेम्पोनाइड के अंदर, कार्डिक टेम्पोनाइड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दो चीज़ और आपकी बच जाती हैं, एक आपका हाइपरटेंशन जो आपको उसके जो कैसे कैसे कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है, एक आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज़, उसकी हम ऑलरेडी पहले वीडियो हाइपरटेंशन वाले से डिस्कस किया है, और जो हार्ट डिजीज़ है कोरोनरी इस्चेमिक कोरोनरी डिजीज़ वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये थी आपके कार्डियोलॉजी की बात की इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारा CNS है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस होप कि इस वीडियो से आपको एक काफ़ी अच्छा क्विक रिवीजन टाइप का आइडिया लग गया होगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको फ़ायदा हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।